गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। बेटे आज हम हमारा थर्ड चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राचीन समय में किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था थी, किस प्रकार से परिवारों में बंधुत्व था। बंधुत्व का मतलब भाईचारा, और जातियाँ किस प्रकार थी और कौन कौन से वर्ग समाज में रहते थे। ये इस बड़े विस्तार से हम इसमें पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, बड़े ध्यान से इसको देखिए। आप देखिए, इसमें ना हमें जैसे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, इसमें हमें महाभारत के कई एग्जाम्पल लेके बताया गया है, समझाया गया है कि उस टाइम में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार उस समाज में जो पिता थे, माता थे, कितनी किसकी जो पुत्र थे कितनी अवहेलना आदेशों की करते थे, किसकी मानते थे, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो पहले तो आपको ये नाम याद रखना है कि जो एक संस्कृत के विद्वान थे बहुत ही प्रसिद्ध, उन्होंने 1919 में उनका क्या नाम था, वी.एस. सुकथांकर, वी.एस. सुकथांकर था, और उन्होंने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की थी। तो इस परियोजना के द्वारा उन्होंने बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला, और उन्होंने महाभारत से रिलेटेड कई विषय उठाए और उनके बारे में हमें समझाया। और उन्होंने क्या किया कि 13,000 जो प्रकाशन थे, उनका प्रकाशन उन्होंने प्रकाशित किया, पब्लिश किया 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। जो ये सुकथांकर थे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया, और उन्होंने क्या किया, जो बातें वो लिखना चाहते थे, उन्होंने 13,000 पेजों का एक ग्रंथ तैयार किया। और इसको पूरा करने में उन्हें लगभग 47 ईयर्स का टाइम लगा, यानी 47 सालों में ये काम पूरा हुआ। और जब ये काम इन्होंने पूरा किया तो इससे दो बातें सामने आई प्राचीन समय के बारे में। क्या बातें सामने आई कि पहली बात क्या थी, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी, यानी कि कई पाठ जो थे उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। और ये इससे स्पष्ट होता है कि जैसे उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। और पहली बात तो ये थी कि इस तरह से जैसे जो पांडुलिपियाँ थी, उत्तर में तो कश्मीर और नेपाल से, यानी कि उत्तर में तो यहाँ पे कश्मीर और नेपाल, और दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, तो इन पांडुलिपियों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। ये बातें सामने आई। और दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद का मतलब क्या है कि बहुत सारी जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी वो भी सामने आई। तो अगर हम इन ग्रंथों को थोड़ा डीपली अगर समझें तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्रंथों में लिखा गया था, जो लिखा हुआ था उसी तरह से वो एक्चुअली में बिहेव में भी लाया जाता होगा, यानी कि उसी तरह के बिहेव भी किए जाते होंगे। और बाद में पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया गया। तो इस प्रकार जो ये प्रसिद्ध विद्वान थे संस्कृत के, उन्होंने इनका अध्ययन किया और 13,000 पृष्ठों का एक ग्रंथ तैयार किया, और उस ग्रंथ के द्वारा उन्हें समझ आया, पता चला कि जो उन ग्रंथों में लिखा जाता था वास्तव में वही प्रयोग में लाया जाता होगा डे टू डे के बिहेव में। अब बात आती है बंधुता एवं विवाह, यानी कि उस टाइम की जो व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार की थी। बंधुता एवं विवाह, तो पहले परिवारों के बारे में जानकारी कि परिवार किस प्रकार होते थे और किस प्रकार उनके रिलेशन होते थे, किस प्रकार वो विवाह के बंधनों में बंधते थे। अब हम इसमें ये देखेंगे।
तो जैसे कि जो पारिवारिक स्थितियां थी वो वैसे जैसे आज के टाइम में हैं उसी तरह की देखने को मिलती थी। जैसे पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती थी। कई बार एक ही परिवार के लोग जो है भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आपको पता है। और जो परिवार होता है वो एक बड़े समूह का हिस्सा होता है। बड़े समूह यानी कि एक बहुत, जैसे समूह का मतलब पूरा, जैसे कुनबा कहते हैं, कुनबे का एक हिस्सा होता है परिवार। तो जिन्हें हम संबंधी कहते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संबंधी। तकनीकी अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए वर्ड के हिसाब से, नई भाषा के हिसाब से अगर हम इसको इन वर्डों को यूज करें तो हम इनको क्या कहेंगे, जाति समूह कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, जाति समूह। और कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता, यानी भाई बहन कौन से, जैसे चचे चाचा के बच्चे और मौसा मौसी के बच्चे, तो उनसे खून का रिश्ता माना जाता था भी। कुछ समाज में था, कुछ वर्गों में था, लेकिन सब में ऐसा नहीं था। अब जो इतिहासकार हैं वो क्या हमें बताते हैं कि जो बहुत ही स्पेसिफिक फैमिलीज होती थी, विशिष्ट परिवार होते थे, उनके बारे में तो जानकारी आसानी से मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि ये लोग अपने जो भी व्यवहार में बातें लाई जाती थी उनका लिखित प्रमाण हमें मिल जाता है, लेकिन जो सामान्य लोग थे उनके बारे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार जो अमीर लोग थे, विशिष्ट परिवार थे, उनके बारे में प्रमाण मिल जाते हैं। अब है पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पहले तो आपको ये समझना है बेटे कि पितृवंशिक क्या होता है। पितृवंशिक का मतलब होता है कि वह परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर यानी कि एक ही व्यक्ति का जो है आगे से आगे वंश चलता रहता है और उसी के आधार पर उसे पिता के अधिकार प्राप्त होते रहते हैं। तो पितृवंशिका वंशिका का मतलब, वंशिक का मतलब क्या है कि वह परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और परपौत्र आदि से चलती रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वंशिक। तो ये बातें आपको हमें जैसे महाभारत जो हमारा इतना महान ग्रंथ है उसमें देखने को मिलती है। और इसमें हमें एक उदाहरण भी जैसे हमें दिया हुआ है कि दो दल थे, कौरव और पांडव, और उनमें आपस में युद्ध हुआ और दोनों ही कौन से वंश से संबंधित थे, कुरु वंश से संबंधित थे, जो कौरव और पांडव थे, और उनका एक ही अक्षेत्र पर शासन था। और ये जो संघर्ष था उनका इस सत्ता को हथियाने का, तो वह एक युद्ध में परिणत हुआ। युद्ध यानी कि युद्ध में परिवर्तित हो गया और जिसमें पांडव विजयी हुए। तो इस प्रकार ये पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में हमें इस महाभारत ग्रंथ से पता चलता है। और बहुत सारे जो राजवंश थे वो पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, लेकिन इस प्रथा में भी विभिन्नता थी। कई बार क्या होता था कि मान लो किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी उसका भाई बन जाता था, या फिर कोई और रिश्तेदार उसके सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। और कुछ स्पेशल सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस में क्या होता था, जैसे स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त, हमने पीछे वाले सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में कि प्रभावती गुप्त जो थी वो सत्ता का उपभोग करती थी, यानी कि जिसका पुत्र नहीं था वो उसका भाई उसका उत्तराधिकारी बन सकता था या फिर कोई रिश्तेदार। और कई जगह पे स्त्रियां भी शासिका बनी। तो पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी, यानी कि पितृवंशिकता का मतलब जो था वो सारे परिवारों में पाया गया। और धनी वर्ग के पुरुष जो थे और ब्राह्मण जो थे वो भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण रखते थे कि पितृवंशिकता को ही अपनाया जाना चाहिए। अब है विवाह के नियम। विवाह के नियम में क्या होता था कि
पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। और इसमें जो पुत्रियां थी उनको अलग तरह से देखा जाता था। क्यों देखा जाता था? क्योंकि जो संसाधन होते थे, उन पिता के जो संसाधन होते थे उन पर केवल पुत्र का ही अधिकार होता था। और पुत्रियों का अलग से देखा जाता था कि उनका तो विवाह कर देना है, लेकिन कहाँ करना है? उनके गोत्र से बाहर, यानी कि जो पिता का गोत्र है उससे अलग गोत्र में उन पुत्रों का विवाह करना होता, पुत्रियों का विवाह करना। तो जब अपने गोत्र से बाहर विवाह किया जाता है तो उसे बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। और जो ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था। नियमित करने का मतलब कि नियंत्रित किया जाता था बहुत सावधानी से, जिसके उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। और इसका प्रभाव यह होता था कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता के लिए बहुत ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। और नए नए नगर अस्तित्व में आए, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ और यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर एक दूसरे से मिलते थे, पास के हों या दूर के हों, और वे वस्तुओं की खरीद फरोख्त यानी कि खरीदना बेचना ये सब काम वो करते थे। तो इस प्रकार उनमें आपस में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। और विचारों का आदान प्रदान होता था तो क्या होता था कि कई बार उनके एक दूसरे के विचार उन्हें अच्छे नहीं लगते थे और उनमें प्रश्न चिन्ह लग जाते थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो इन चुनौतियों के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए क्या किया? आचार संहिताएं तैयार की, यानी कि बहुत सारे लंबे चौड़े उन्होंने नियम बना दिए। और ब्राह्मणों को तो इनका विशेष पालन करना होता था और साथ में समाज के जो दूसरे वर्ग थे उनको भी इनका पालन करना पड़ता था। अब जैसे जो लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इस मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। और किसमें किया गया? धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण थी मनुस्मृति। और जो ब्राह्मण लेखक थे, यानी कि जो पंडित थे, लेखक थे, उनका ये मानना था कि उनका दृष्टिकोण जो है सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या है कि उनके लिए तो सभी एक जैसे हैं और किसी के लिए उन्होंने मतभेद नहीं है उनके मन में किसी के लिए भी, और किसी के प्रति उनकी कोई भी कटु भावना नहीं है। वो सार्वभौमिक कहते थे लेकिन एक्चुअली में सार्वभौमिक नहीं था। और विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है। उसमें से 4 जो प्रकार हैं विवाह के वो तो बहुत उत्तम माने जाते हैं, और जो बाद के हैं उनको निंदित माना जाता है, यानी कि निंदित का मतलब उनमें काफ़ी कमियां निकाली गई हैं। और ये माना जाता है कि जो बाद के 4 प्रकार थे वो उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। अब है स्त्री का गोत्र, कि जो स्त्री का गोत्र था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था या पुरुष का, ये हम इसमें देखेंगे। अब गोत्रों में वर्गीकृत किया गया समाजों को कि ये इस गोत्र का है, ये इस गोत्र का है। और जो हर एक गोत्र था वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा होता था, और ये माना जाता था कि ये जिस गोत्र के जो लोग हैं वो जिस ऋषि के नाम पर रखा गया है उस ऋषि के ही वंशज माने जाते थे। और जो गोत्र थे उनके 2 महत्वपूर्ण नियम थे कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को ही मानना पड़ता था, और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। तो ये जो लोग थे यहाँ जैसे 2 नियम थे, आपको ध्यान रखना है कि स्त्रियों का शादी के बाद पति का गोत्र ही माना जाएगा स्त्रियों के लिए, और एक ही गोत्र के सदस्य जो हैं वो आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते।
अब जैसे हमें एग्जाम्पल इसमें काफ़ी दिए हुए हैं, जैसे सातवाहन राजा जो थे बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। बहुपत्नी का मतलब जिसकी एक से ज़्यादा पत्नियां होती हैं वो बहुपत्नी प्रथा कहलाती है। तो सातवाहन राजाओं की जैसे कई पत्नियां थी, तो इन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। यानी कि जो सातवाहन राजा थे उनकी पत्नियों के नामों के आगे उनके गौतम तथा वशिष्ठ लगाया जाता था, वो अपने नाम के आगे, जो कि उनके पिता के गोत्र थे। इससे क्या पता चलता है कि कुछ रानियां जो है एक ही गोत्र से थी, यानी कि वो एक ही गोत्र से हो सकती हैं, और ये बहिर्वाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है। अंतर्विवाह का मतलब क्या है कि जिस एक ही गोत्र में का लड़का और एक ही गोत्र की लड़की, तो उसको अंतर्विवाह कहते हैं। अब है कि क्या माताएं उस टाइम में महत्वपूर्ण थी। माताओं के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो जैसे माता की सलाह दे रखी है इसमें, जो महाभारत थी, महाभारत में दुर्योधन को उसकी माँ ने, गांधारी ने सलाह दी थी कि वो युद्ध ना करें, क्योंकि युद्ध का जो परिणाम होता है वो बहुत ही भयानक होता है। तो जैसे सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, यानी कि माताओं के नाम से ही उनको जाना जाता था, और इससे पता चलता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। लेकिन हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि भी माताएं महत्वपूर्ण थी, और इसके लिए हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार तो पितृवंशिक होता था, यानी कि जो पिता है उसी का वंश चलता था, उसी के पुत्र ही शासन के अधिकारी होते थे। तो बेटे आपका यहाँ तक ही चैप्टर अब करोगे और इसको बहुत अच्छे से समझोगे। थैंक यू।